ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत इन दिनों ज़ेर बहस है क्योंकि नई हुकूमत है। हुकूमत की तरजीहात को ज़ेर बहस लाना पड़ता है। हर शख्स की नज़र है कि नई बनने वाली हुकूमत कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए सदर सरदार तनवीर इलियास खान ने बतौर सदर पार्टी का पहला इजलास इस्लामाबाद में तलब कर रखा है। इजलास अभी शुरू हुआ है तो ताहिर से वो ख़त्म होगा। उस इजलास का एजेंडा क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी, वो खबर तो कल ही मंजर आम पे आएगी या रात देर गए जब इजलास इख्तिताम पजीर होगा। उसके बाद सरदार तनवीर इलियास मीडिया टॉक करेंगे बतौर सदर PTI आज़ाद जम्मू कश्मीर। आज उन्होंने दिन को पार्टी के मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह खान नियाज़ी से भी 1-to-1 मुलाकात की, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई। तो मैंने कोशिश की कि सरदार तनवीर इलियास का मौक़िफ़ जान सकूं कि क्या एजेंडा है उनका, बतौर सदर पार्टी को कैसे लेके चलेंगे। राब्ता किया तो उनके स्टाफ अफसर ने बताया कि इजलास जारी है, रात देर गए तक उनसे बात होना मुमकिन हो सकेगी। इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी दोबारा ऐवान सदर में पहुँच चुके हैं। वहाँ पे आज उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात की, लेकिन साथ ही साथ वो आजकल इस सोच विचार में भी हैं कि एक माह बाद उन्होंने जिस हलके से इलेक्शन में हिस्सा लिया था, हल्का LA3 मीरपुर से, वहाँ से अब उनके सदर बनने के बाद वो नशिस्त खाली हुई तो ज़िमनी इंतखाब में वो चाह रहे थे कि अपने फ़र्जंद यासर सुल्तान को इंतखाब में हिस्सा दिलवा के कामयाब करवाएं। उसके लिए भी वो वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, मशावरत जारी है ऐवान सदर में कि कैसे इलेक्शन को आगे लेके चला जाए। दूसरी जानब हल्का LA3 की एक्टिविटीज़ भी आज रहीं। वहाँ से चौधरी मोहम्मद सईद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और जो बाकी उम्मीदवारान हैं, जिनमें उमैर असगर चौधरी ने तहरीक लब्बैक की तरफ से, चौधरी मोहम्मद अशरफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाए और दीगर उम्मीदवार भी शामिल थे। आज आपको ये भी बताता चलूँ जो कि खासी चीज़ें बेहतर करने वाली हैं जो माजी की हुकूमतों ने इसी तरह छोड़ दी थी। उन चीज़ों को कैसे बेहतर करना चाहिए और क्या एजेंडा होना चाहिए। इस वक्त तक हुकूमत मसरूफ़ है इस्तकबालिया मामलात में, यानी वज़ीर-ए-आज़म अभी तक हल्के में मौजूद हैं। सदर साहब ऐवान सदर में चले गए, लेकिन वज़रा कुछ उनके साथ रहे थे, अब अपने अपने हल्कों में दोबारा चले गए हैं। इन सारी चीज़ों पे आज गुफ्तगू करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार राजा कफ़ील अहमद साहब से। राय साहब को वेलकम कहूँगा। राय साहब वेलकम कहूँगा आपको। ये वज़रा बड़ा अहम हिस्सा होते हैं किसी भी हुकूमत का। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़रा कभी सदर के साथ घूमते हुए नज़र आते हैं, कभी वज़ीर-ए-आज़म के साथ, तो कभी अपने हल्कों में अपने इस्तकबाल करवाते हुए नज़र आते हैं। तो ये क्या एजेंडा क्या है इनका? बहुत शुक्रिया बिलाल रफ़ीक साहब के जो हुकूमत की तारीख है, तो हुकूमत की तारीख में वज़रा आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म और साथ में उसकी काबीना, ये मिलकर हुकूमत कहलाती है। तो माजी की जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं और ये जो मौजूदा हुकूमत है जो 25 जुलाई को जो आज़ाद कश्मीर के अवाम ने जो वो वोट देकर जो PTI को फिर इक़्तिदार में लाया, तो 4 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब ने हल्फ उठाया। तो अभी ये 1 माह से ज़ायद का अरसा हो गया और बहुत अहम बात यह है कि जब अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो वो वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल ही नहीं थे। तो ये जो अभी यानी जो आपने अपने इंट्रो में कहा, या जो हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से या जो वज़रा के हवाले से, तो ये इसलिए है कि एकदम गैर यकीनी सूरत हाल हो गई आज़ाद कश्मीर की सियासत में, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में। पहले तो यह कि काबीना की तश्कील बहुत लेट हुई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस्लामाबाद ने इजाज़त ही नहीं दी वो अपनी काबीना बनाए, फिर खुदा करके वज़रा हुए, फिर जब वो यानी काबीना ने हल्फ उठा लिया, वज़ीर बन गए, तो महकमे इशू बन गया। महकमे के ऊपर खासी लड़ाई हुई, बड़े ग्रुप यानी आपस में यानी दस्तों गिरबान हुए, इख्तिलाफ़ात सामने आए और बिलखुसूस जो यानी सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास साहब जो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार भी थे, जब उनको जो वज़ारतें दी गई वो उस पर नाखुश हैं। और अभी वो काबीना के 2 इजलास हो चुके हैं, दोनों इजलासों में उन्होंने शिरकत नहीं की है। तो बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि ये पहली हुकूमत है कि जो अपने आगाज नहीं जितने अंदरूनी इख्तिलाफ़ात से दो चार हो गई है
और अगर इन पर फौरी तौर पर तवज्जो न दी। और सबसे अहम बात यह है जो तशवीशा बात यह है कि जो यानी जमहूरी माशरे में, जमहूरी हुकूमतों में, जमहूरी पार्लिमान में इख्तिलाफ राय हर मेंबरान का, हर वजीर का हक होता है किसी यानी वज़ीर आज़म की पॉलिसी पे या अपनी पार्टी की आदत पे, लेकिन वो उसको फौरी तौर पर हल कर लिया जाता है। इस्लामाबाद सैफुल्लाह नहरी साहब है, अली अमीन यानी गंडापुर साहब है, वज़ीर आज़म खुद इमरान खान साहब हैं। अगर कोई छोटा मोटा इशू होता है तो उसको आला सतह पर उसको एड्रेस करके उसको तवज्जो देकर हल कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद में से किसी को दिलचस्पी नहीं है कि जो आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नेंस कैसी हो और जो इस तरह जो पार्लिमानी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं उसको हल करने की तरफ कोई यानी कोई बढ़ नहीं रहा। और जो वज़ीर आज़म अब्दुल करीम खान यादी साहब हैं वो खुद अपने हल्के में 3-4 दिन के टूर पे हैं। इस तरह के साथ आपने देखा बशीर सुल्तान साहब यानी अपने हल्के में गए, भरपूर अपने वज़रा की टीम के समेत गए। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि जो यानी वज़रा को ऑफिस में बैठकर अवाम के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। सबसे अच्छा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब तो 10 सेलेक्टिबल्स लेके गए थे राजा कफील साहब, 10 सेलेक्टिबल्स इंक्लूडिंग वुज़रा, यानी उनमें अगर देखा जाए तो 8 वुज़रा थे, 2 MLAs थे, 10 लोगों को लेके गए। वज़ीर आज़म साहब के साथ देखा जाए तो मेरा ख्याल 5-6 वुज़रा उनके साथ गए। तो ये हो क्या रहा है? ये पावर शो का चक्कर है कि वुज़रा को साथ ले जाने का क्या मकसद है? पावर शो नहीं है, पावर असल में तो ये शदीद इख्तिलाफात नाराज हैं जो वुज़रा जिनको महकमे मिले हैं, जो उसमें यानी अक्सर मतलब अक्सर वुज़रा ऐसे भी हैं जो इंतहाई बैरिस्टर के करीब है लेकिन उनको अच्छी वजारतें नहीं मिली, वो वजारतें न मिलने की वजह से नाराज है। इसी तरह के साथ जो और वुज़रा भी हैं कि अच्छे महकमे न मिलने की वजह से नाराज हैं। तो ये नाराजगी में इनके 5-6 माह गुजरे। तो हमारी गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब को जो यानी उन्होंने काउंसलर की सतह पे जो अपनी सियासत शुरू की, हम तो कर देखिए बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो देंगे और इनका किसी गाड़ी के साथ ताल्लुक नहीं है, सबको साथ लेके चलेंगे, बैरिस्टर सुल्तान को साथ लेके चलेंगे, तनवीर को लेकिन राजा कफील साहब, हुकूमत नहीं है, आपने भी बात की, कोशिश नज़र नहीं आ रही। मरकज़ यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है, अली अमीन गंडापुर रोल प्ले कर सकते हैं, पार्टी के जो मरकज़ी कायद हैं वो तमाम धड़ों को बुला के वहाँ पे डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आपने स्टेट की तरक्की के लिए काम करना है। लेकिन ना तो इमरान खान साहब का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, ना सैफुल्लाह खान न्याजी का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, और ये इख्तिलाफ भी नज़र आ रहे हैं इनके। सब देखो ना, ये तो इमरान खान साहब को जो पार्टी के चेयरमैन भी हैं, वज़ीर पाकिस्तान में हैं, वज़ीर आज़म अब्दुल करीम खान न्याजी का इंतखाब उन्होंने अभी तक पार्लियामेंटी पार्टी के इजलास पर उन्होंने गौर नहीं किया। आज़ाद कश्मीर के इशूज को उन्होंने होना तो ये चाहिए था, इमरान खान साहब को खुद छोड़कर पार्लियामेंटी पार्टी के इजलास बोला कर आज़ाद किसी पार्लियामेंटी पार्टी के इजलास बुलाते, वहाँ उनकी वो तरजीह देते, आप जमीन देते उनको और उनको एक वाज़ेह रोड मैप देते कि हमारे पास फौरी तौर पर कोई 100 दिन की जो तरजीहात का तयन होता है तो हम पहले यानी 100 दिन में ये करेंगे, वो अपनी तरजीहात का तयन नहीं करेंगे, वुज़रा की ड्यूटी लगे, सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगे। लेकिन अफसोस बात यह है कि बजाय हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस से या किसी तरजीहात का तयन करेंगे कि इंतकामी कार्रवाई पर उतर आए, जो एल अफसर है किसी और कोर कबीले का है, इसको उठाकर खुद लाल लगाओ, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये अफसोस बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है जब ये अपनी तरजीहात का तयन नहीं करेगी और अगर इसकी आगाज इंतकामी बुनियाद पे होगी तो ऐसे फिर अपने ये हदफ को कैसा पूरा करेंगे, मंजूर पे कैसे हो। वो जो मैंने कहा था कि अभी 8 अक्टूबर को ज़ल्ज़ले की जो है ना बस्ती आ रही है, सागिर आ रही है, 17 साल हो गए जो ये 2005 को जो ज़ल्ज़ला आया था, उसमें 1000 से ज़ायद हमारे तालीमी इदारे 17 साल गुजरने के बावजूद वो अभी तक तामीर नहीं, उसमें 600 से ज़ायद अभी तक टेंडर नहीं हुए। अच्छा राजा कफील साहब, जो चीज़ें बेहतर होने वाली हैं उनमें आज़ाद कश्मीर के अंदर फराजिक साइंस लैब नहीं है, यानी हमारे यहाँ अगर कोई जराइम होते हैं तो पुलिस को उन जराइम के चालान मरतब करने के लिए पंजाब की जो साइंस लैब है, फराजिक लैब है जो लाहौर में है, जो साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायम की थी, वहाँ पे नमूने भिजवाने पड़ते हैं और बड़े भारी मुआवजे हैं उस लैब के। हमारे तो चालान रुके रहते हैं, इंसाफ की राह में बड़ी रुकावट होते हैं, चालान नामुकम्मल होते हैं, कुछ ख़ानदान वो पैसे नहीं पे कर सकते कि वो उन चालानों की जो फ़ीस होती है, इन्वेस्टिगेशन कास्ट की मद में इतने पैसे पुलिस के पास नहीं होते कि वो वहाँ पे अपनी जेब से दे सकें। इसी तरह रियासत के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आपके सामने है, सड़कों का निज़ाम आपके सामने है। जी बराद रफीक साहब, ये तो यानी ये वो प्रोजेक्ट है, लंबे प्रोजेक्ट है, अभी फौरी तौर पर हुकूमत ये करना चाहिए था। अभी हुकूमत ने तमाम तरह की स्कीमें फौरी तौर पर काम रोका है, बंद किए, टेंडर मनसूख किए हैं। अभी हमारी जो पहली क्वार्टर खत्म हो गई है, यानी जून से लेकर अभी हमारा सितंबर खत्म हो गया है। तो ये बात है, ये जो इस
माह के पैसे आगे सारे चौक होंगे। अभी हुकूमत के पास टोटल 9 माह रह गए, साल के 9 महीने रह गए हैं, उसमें 3 माह हमारे शदीद तरीन जो बर्फबारी होती है, बारिश गुजर जाते हैं। हुकूमत के पास इस साल में सिर्फ 6 माह रह गए। इन 6 माह में क्या कोई मनसूबे, किसी का टेंडर आप जो जारी करेंगे क्या वो मुकम्मल होगा? फिर उसका फंड लैप्स होंगे। और ये होगा कि हुकूमत ने, पीटीआई को पता था हुकूमत में आने की, तो हुकूमत आने से पहले तो अपनी तरजीहात का तयन करना है कि अगर हम इक़्तिदार में आए हम ये काम करेंगे। और बहुत ये बहुत अफसोसनाक बात है आजाद कश्मीर लोगों के साथ, यानी सख्त ज़्यादती है कि हुकूमत को इस इशूज पर तवज्जो देने की जाए, इसका को हल निकालने की जाए। ग्रुप बंदी का शिकार हो गई है वज़रा, वज़ीर आज़म साहब नतीजा वज़रा को लेकर हल्के में है, फिर हर वज़ीर अपने हल्के में जा घुसा है, तो वो इज्तिमाइयत का फुकदान है। हर वज़ीर अपने हल्के पे है, वो तकर्री पे आ गया, वो तबादले पे है, वो एक निकाती एजेंडे में फला अफसर था, अगर इसमें मुझे वोट नहीं, कितना है नहीं, इसको उठा कर परे करो। दूसरा करे फला इससे मदद जब रादिश तल्लक है, क्यों कितना ही एल क्यों नहीं है, इसको उठा करके परे करो। यदि हुकूमत की तरजीह अव्वल बन गई है इंतकामी यानी कार्रवाइयाँ, अफसरान के तबादले, उनको खुदे लाने लगाओ, जब जिस हुकूमत की इब्तदाई ऐसे बदनीति पर मबनी हो, इंतकाम पर मबनी हो, तो वो कैसे कामयाब होगी? हमें तो वो तो अच्छा ठीक है कफील साहब, आखिरी सवाल की तरफ आऊँगा। आज पहला इजलास बुलवाया सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने बतौर सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर। कैसा रहेगा वो इजलास? आपको कोई इल्म है कि क्या एजेंडा हो सकता है उसका? देखो, एक तो अच्छी बात ये हुआ कि ये जो इजलास हो रहा है ये सवा में जो पीटीआई का मर्कजी सेक्रेटेरिएट है उसमें हो रहा है, जहाँ बैरिस्टर सुल्तान साहब ने पहले तो उसको डिसाइन किया था और एक इजलास में सिर्फ एक बार गए थे बैरिस्टर सुल्तान वहाँ ऑफिस में। तो आज तो ये थे कि क्योंकि तनवीर साहब ने अपने फेट में अपने अलग सा ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ उसके ऊपर 4-5-6 लाख रुपया घर का कराया रहा है, जहाँ तनवीर साहब का ऑफिस है वहाँ ये एक अच्छी बात है कि ये जो ऑफिस है ये सेक्रेटेरिएट में इजलास हो रहा है, जिसके सदारत तनवीर साहब कर रहे हैं, वहाँ सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस है वहाँ है। तो हम तो अभी सबसे अहम बात ये आज की इजलास में क्या पीटीआई की तंजीमें तहलील होंगी, क्या नई तंजीम साजी होगी? आज फैसला ये होना है कि क्या अगर तो ये तंजीमें नहीं तहलील होती हैं, ज़िली सतह पर तंजीमें बरकरार रहती हैं, ग्रास रूट लेवल पर तंजीमें नहीं होगी, तो फिर ऊपर के सदर को हटाने से क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर तो ये उनको इख्तियार दे दिया गया सरदार तनवीर साहब को कि सारी तंजीमें तहलील होंगी और ये बाख्तियार सदर होंगे, तो फिर तो अच्छी। अच्छा ये बताइएगा, बतौर पार्टी सदर क्या इजलासों में बतौर सीनियर वज़ीर वो बैठ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने? एक तरफ वो पार्टी के सरबराह हैं, दूसरी तरफ एक तरफ पार्टी के जो कैबिनेट इजलास को चेयर कर रहे हो प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पे तनवीर इलियास बतौर वज़ीर बैठे हैं उनके सामने। तो बिल्कुल देखो, इसमें कोई इस तरह ऐसी बातें ना बैठे, लेकिन अहम बात यह है कि तनवीर साहब जो वजारत उनको दी गई है उससे खुश नहीं है। वो तो पहले से नाराज हो गए, कैबिनेट के इजलास में जा ही नहीं रहे हैं, अभी तो वो पार्टी प्रेसिडेंट हो गए हैं, तो फिर उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा कि इतने कमजोर थे महकमे को लेकर वो एक ऐसे शख्स एक ऐसे शख्स की वो साथ जाने जाकर जिसको उन्होंने उससे इख्तिलाफ किया या उसकी जो पॉलिसी यानी इख्तिलाफ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या सबसे अहम जो क्वेश्चन आ जाएगा, क्या तनवीर इलियास को पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर का इख्तियार दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन जो बैरिस्टर सुल्तान को इख्तियार नहीं दिया गया था, जो सारी तंजीम साजी की थी वो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने खुद की थी, और उसने किसी इवन जो यूनियन काउंसिल पर जो यानी कारकुन का जो तयन हुआ था वो डायरेक्ट यानी मंजूरी दी थी सैफुल्लाह नियाज़ी ने। अगर सारी मंजूरियां सारी तंजीम साजी की इख्तियार अगर सैफुल्लाह नियाज़ी ने लेंगे, फिर उसमें तनवीर साहब को कुछ नहीं मिलेगा, कोई से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया राजा कफील अहमद साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। बड़ा अहम टाइम है, पीटीआई के सदर ने आज पहला इजलास बुलवा रखा है इस्लामाबाद में, और वो भी उस सेक्रेटरीट में जो पीटीआई का मरकज़ी सेक्रेटरीट था, और उसी में इजलास हो रहा है। इजलास की तफसीलात तो बाद में मंजर आम पे आएंगी, चूँकि रात देर गए वो इजलास ख़त्म होगा, डिनर होगा, उसके बाद मीडिया टॉक होगी, और मीडिया टॉक में सारी तफसीलात मंजर आम पे आ जाएंगी। ईवान सदर भी सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। बैरिस्टर सुल्तान जहाँ पे लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, वहीं पे अपने बेटे यासर सुल्तान के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो उसको इलेक्शन कैसे कामयाब करवाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.